पति की मौत के बाद एक लड़की अपने पिता, भाई और मां के साथ मायके में रह रही थी। एक दिन रात का अंधेरा होता है, जब सब लोग सो रहे थे तब उसका पिता उसके कमरे में आता है और अपनी ही बेटी के साथ कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश कर रहा था जिसकी बेटी ने कभी कल्पना नहीं की थी। बेटी कहती है कि पापा शायद आपको गलतफहमी है, मैं आपकी बेटी हूं। इससे पहले कि पिता कुछ कह पाता या कर पाता, तभी पीछे से उसकी मां आती है और अपने पति का हाथ पकड़कर वो दूसरे कमरे में लेकर चली जाती है। बात आई गई हो जाती है, लेकिन पहले दिन अंधेरा होता है, दूसरी बार अंधेरा नहीं था, घर में उजाला था। उसने उजाले में ही अपनी बेटी को हवस का शिकार बनाने की कोशिश की, उसके साथ गंदा काम करने की कोशिश की। किसी तरकीब से बेटी बच तो जाती है, लेकिन अपने ही घर में वो डरने लगती है, घबराने लगती है, परेशान होने लगती है, क्योंकि उसका पिता अपनी ही बेटी पर जो गलत हरकत, गंदी नजर रखता था। और वो बेटी ये बात किसी को बताना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि बताने से उसका पति पहले से ही मर चुका था। अगर वो किसी को बताएगी तो शायद कहां जाएगी। लेकिन दूसरी बार उसने अपनी ही आंखों से अपनी ही भाभी के साथ जब पिता को गंदी हरकत करते हुए देखा, तब वो हैरान थी, परेशान थी। लेकिन इस बार इस बात की गूंज उस घर में उस मां को पता चल जाती है और मां फिर एक ऐसा कदम उठाती है जिस कदम की गूंज आज पूरे हिंदुस्तान में गूंज जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार जिन रिश्तों पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, आखिरकार वो रिश्ते किस ओर जा रहे हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर की। दरअसल एक पिता अपने बेटे दीपक को बुलाता है। दीपक से कहता है कि बेटा दीपक, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। शाम का वक्त था, दोनों बाप और बेटे खाना खाने के बाद एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे, साथ ही वो शराब पी रहे थे। शराब पीते पीते बाप ने अपने बेटे से कहा कि मुझे तुम्हारी मां से बहुत ज्यादा खतरा है। ऐसा ना हो कि तुम्हारी मां किस दिन मुझे मार डाले, मुझे किस दिन नुकसान पहुंचा दे। बेटा कहता है, ऐसा क्यों कहते हो पिताजी, मां ऐसा नुकसान क्यों पहुंचाएगी आपको, क्या बात है। तब वो कहता है कि मैं तुम्हारा तीसरा पिता हूं, बल्कि इससे पहले भी वो 2 लोगों के साथ अपनी जिंदगी गुजार चुकी है। जैसे ही लड़का ये बात सुनता है, लड़का कहीं ना कहीं हैरान था, परेशान था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो पूरी बात बताता है, कहता है कि ये तुम्हारी मां पहले पति को ये कहेगी कि शायद गुमशुदा हो गया है, गायब हो गया है, मैंने उसे तलाशने की कोशिश की थी, लेकिन ये बात सच नहीं है, बल्कि इसने उसको नुकसान पहुंचाया है। ऐसे ही दूसरे पिता के साथ भी ऐसे ही करती है, उसको भी नुकसान पहुंचाती है, वो भी शायद इस दुनिया में नहीं है, और ये जहां 2 पति को नुकसान पहुंचा चुकी है, मुझे भी ऐसे ही मार डालेगी। यदि तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो, यदि तुम मुझे बचाना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी मां का कत्ल करना होगा। बेटा ये बात सुनकर थोड़ा परेशान था कि बाप आखिरकार ऐसा कैसे बोल सकता है। तब वो लड़का कहता है कि पिताजी मैं ये कर नहीं सकता। तभी वो समझाते हैं कि अगर तुम मुझे सुरक्षित दिखना चाहते हो तो तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, इसके बदले में मैं तुम्हें 21,000 रुपए की रकम दूंगा। 21,000 रुपए की बात जब आती है, और साथ ही उसे लगता है कि शायद पिता उसका नशे में है और नशे में चूर होने की वजह से ही ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन अगला दिन निकलता है, और जैसे ही अगला दिन निकलता है, अगले दिन निकलने के बाद वो नशे में नहीं था, सब कुछ ठीक था। तब उसका पिता कहता है कि रात जो मैं तुमसे बातें कर रहा था वो याद है ना। तभी बात याद कर दिलाते हुए उसकी जेब में वो 5,000 रुपए रख देता है। कहता है कि मैंने 21,000 का वादा किया है, 5,000 तुम्हारे एडवांस हैं। 5,000 एडवांस की बात सुनने के बाद लड़का सोचने पर मजबूर था कि आखिरकार मेरे पिता ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तभी वो अपनी मां के पास जाता है। मां का नाम पूनम होता है, और पूनम से जाकर कहता है कि मां, पिताजी ने रात मुझसे शराब के नशे में ऐसी बात कही थी, मुझे लग रहा था कि शायद शराब के नशे में है, लेकिन जैसे ही दिन निकलता है ठीक वैसे ही बात वो बिल्कुल होशो हवास में भी कर रहे थे। ये क्या बात है, तुम्हें मारने के लिए उन्होंने मुझे सुपारी दी है। जैसे ही इस बात को मां सुनती है, मां कहती है कि बेटा एक हरकत हो तो माफ भी कर दी जाए, लेकिन जिस तरह की वो हरकत कर रहे हैं उनका कत्ल होना तय है। बेटा ये बात सुनने के बाद एकदम से भौचक्का रह जाता है, बड़ी बड़ी आंखें करने के बाद अपनी ही मां की तरफ देखने लगता है। वो कहती है कि जो तुम्हारा पिता है घर में चोरी करता है, जेवरात भी चुरा के ले जाता है, घर के जरूरी सामान भी चुरा के ले जाता है, और ये सामान लगातार जब चोरी हो रहे थे, एक दिन मैंने पूछा कि ये चोरी करके तुम इसे सामान कहां बेचते हो, क्या करते हो इस पैसे का। तो वो कहता है कि बिहार के आरा में मेरी पत्नी है, उस पत्नी के 7 बेटियां हैं, 1 बेटा है, आखिरकार इन पैसों को वहां पहुंचाता हूं। ये हरकत थी तो कोई बात नहीं थी, इस हरकत से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मुझे नहीं पता। उसे इस घटना के बाद से ही मुझे पता चला था कि आखिरकार तुम्हारे पिता की पहले से ही बिहार के आरा में शादी हो चुकी है, लेकिन मैंने कोई ऐतराज नहीं किया। लेकिन इससे भी बड़ी हरकत, बुरी बात यह है कि उसने तुम्हारी बहन की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की, वो भी एक बार नहीं, न जाने कितनी बार। और यही नहीं, उसने बेटी तो बेटी, उसने तुम्हारी पत्नी पर भी वैसे ही हाथ डालने की कोशिश की, उसकी भी इज्जत लूटने की कोशिश की, उस पर भी उसकी गंदी नजर थी। जब बेटा अपनी माँ की बात सुनता है तो माँ को बुरा भला कहने लगता है, कहता है कि माँ तुम्हें शर्म नहीं आती, पिता के बारे में ऐसी बातें बोलती हो। तब माँ कहती है कि ये बात सच है, अगर ये बात सच ना हो,
अपनी पत्नी से, अपनी बहन से जाकर पूछो, अगर ये झूठ हो तो जैसा तुम्हारे पिता कहते हैं तुम ठीक वैसा ही कर देना। बेटा अपनी माँ की बात सुनने के बाद सीधा पत्नी के पास जाता है, अपनी बहन के पास जाता है। जो बात सुनता है उसको सुनने के बाद वाकई उस लड़के की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचने पर मजबूर था और अप्रैल 2022 को वो लड़का एक ऐसी प्लानिंग करता है कि उस प्लानिंग की उम्मीद ना उसकी मां को थी, ना कि बाकी किसी भी परिवार के सदस्य को थी ही नहीं। और ये सब करने के बाद एक प्लानिंग करते हैं और अपनी बहन को और अपनी पत्नी को वो कहीं बाहर भेजता है कुछ समय के लिए। ये सब प्लानिंग का हिस्सा होता है। और एक दिन रात के अंधेरे में जैसे ही वो बाहर से आता है, शराब के नशे में होता है, उसके बाद फिर से बैठाया जाता है, घर में अच्छा खाना बनाया जाता है। 30 मई 2022 की रात की बात है। अच्छा खाना बनता है, बाप और बेटे बैठकर आराम से पीते हैं। तभी नशे की 4 गोलियां उस शराब की बोतल में डाल दी जाती हैं और उसे पीने के बाद पिता बेहोश हो जाता है, उसे होश नहीं आता। पहले से प्लानिंग के तहत घर में एक भारी वस्तु थी, धारदार हथियार था जो पहले से लाकर रखा हुआ था। जैसे ही अंधेरा हो चला था, वो बेहोशी की हालत में था, तभी लड़का जिसका नाम दीपक होता है, अपने पिता जिसका नाम है अंजन दास, उस अंजन दास के सर में बहुत तेजी के साथ वो मारता है और पहली ही बार में उसके पिता की मौत हो जाती है। घर के आंगन में लाश पड़ी हुई थी। पूरी रात उस लाश के अंदर से खून बह रहा था, निकल रहा था आराम से। उस जिसका नाम दीपक होता है लड़के का, और उसकी मां पूनम, दोनों इत्मीनान से आराम से खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं। सोने के बाद जैसे दिन निकलता है, दिन निकलने के बाद पता चलता है कि आंगन में जगह जगह खून फैला हुआ था, ब्लड फैला हुआ था। पूरी तरह से वो ये प्लानिंग का हिस्सा था, पूरे इत्मीनान से थे, क्योंकि अब घर में कोई आने वाला है नहीं, ना तो घर में बेटी होती है और ना ही घर में बहू होती है, दोनों को ही बाहर भेज दिया गया था। वो इस पूरे घटनाक्रम से कहीं ना कहीं अनजान होते हैं। अब दिन निकलने के बाद अब लड़का बैठकर तसल्ली से अपने पिता के अलग अलग हिस्से करता है। टांगों को 2 हिस्सों में बांटता है, दूसरी टांग को भी 2 हिस्से में बांटता है, यानी कि टांगों के वो पैरों के 4 हिस्से कर देता है और 2 हिस्से हाथों के करता है। गर्दन के भी अलग कर देता है, धड़ को भी बांट देता है, यानी कि कुल मिला के अपने पिता के वो 10 टुकड़े कर देता है। उसके बाद फ्रिज को इत्मीनान से खाली किया जाता है और खाली करने के बाद उन जो शरीर के अलग अलग 10 हिस्से होते हैं, उन 10 हिस्सों को वो पॉलीथीन के अंदर पैक करने के बाद, क्योंकि बाजार से ये सब सामान, ये चीजें पहले से ही लाकर यहाँ पर रख दी गई थी, और उन हिस्सों को सभी के सभी को फ्रिज के अंदर इत्मीनान से रख दिया जाता है। और 30 तारीख निकल जाती है। 31 तारीख की रात जैसे ही आती है, माँ और बेटा दोनों शरीर के अलग अलग हिस्सों को लेते हैं और कुछ पांडव नगर के इलाके के पास रामलीला का मैदान होता है, वहां झाड़ियां होती हैं, वहां जाकर उस लाश के हिस्सों को फेंक देते हैं। अगला दिन आता है 1 जून को। 1 जून को कुछ हिस्से लेकर वो अशोक नगर के नाले के पास उनको भी फेंक देते हैं और ये वक्त आराम से गुजर जाता है। ये आकर बहुत ही इत्मीनान से सो जाते हैं। ठीक 2-4-5 दिन के बाद आसपास के लोगों को कुछ ऐसी दुर्गंध आती है। दुर्गंध आने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है, डेड बॉडी के हिस्से पड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस आती जरूर है, एफएसएल टीम आती है, डॉग स्क्वाड आती है, तमाम तरह की कोशिश की जाती है ताकि ये पता चल सके कि आखिरकार मरने वाला कौन था, लेकिन मरने वाले के बारे में कोई जानकारी थी ही नहीं। और इस तरह से धीरे धीरे करके हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है, गुजरने लगता है। और तभी वो लड़का अपने घर में इत्मीनान से था और सबसे पहले अगले ही दिन जब इस सारी के सारे बॉडी के पार्ट होते हैं उनको डिस्ट्रॉय, उनको फेंकने के बाद सीधा घर आते हैं, फिनाइल से पूरा घर धोते हैं। फ्रिज को एक बार नहीं कई बार फिनाइल से धोया जाता है। उसके बाद फिर कुछ मजदूर तय किए जाते हैं ताकि घर की साफ सफाई हो सके, घर की पुताई हो सके। उधर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती का विषय बना हुआ था कि आखिरकार इस घटनाक्रम को किसने अंजाम दिया है और मरने वाला कौन व्यक्ति है। पांडव नगर की पुलिस मुकदमा तो दर्ज कर लेती है, लेकिन पांडव नगर की पुलिस को जब कोई सफलता नहीं मिलती है तब इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को दी जाती है और एसीपी उमेश इस मामले की देखरेख कर रहे थे। इंस्पेक्टर राकेश शर्मा और सब इंस्पेक्टर अमित ग्रेवाल ये मिलकर इस मामले की जांच पड़ताल करते हैं। लेकिन जब महीने दर महीने गुजरने लगते हैं तब भी कोई सफलता नहीं मिलती। लेकिन इन्होंने एक फैसला किया, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ऐसे आसपास के जितने भी थाने थे, इलाके थे, सभी जगहों पर, सभी थानों में जाकर कोशिश की, ताकि प्रयास किया ताकि इस मरने वाले के बारे में कोई जानकारी, कुछ पता निकल सके। लेकिन जब कोई पता नहीं निकलता है, कुछ सुराग नहीं निकलता है, तो पुलिस वाले हिम्मत नहीं हारते। खासकर जो एसीपी होते हैं उमेश कुमार, इन्होंने बाकी अपनी काबिलियत का परिचय देते हैं और उसके बाद एक टीम गठित करते हैं। उस पांडव नगर इलाके में जितने भी लोग होते हैं उन लोगों के पास एक एक बंदा भेजा जाता है, घर घर में दरवाजा खटखटाया जाता है। ये पता करने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार
तुम्हारे घर से, तुम्हारे आसपास से कोई व्यक्ति यहां से गायब तो नहीं है, कहीं कोई व्यक्ति कहीं गुमशुदा तो नहीं है, किसी थाने में ऐसी गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट तो दर्ज नहीं हुई है। धीरे धीरे करके वक्त गुजरने लगता है, तब पांडव नगर से पता चलता है कि एक अंजन दास नाम का एक व्यक्ति है जिसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास होती है, वो व्यक्ति गायब है। पुलिस अपना काम कर रही थी, टीम अपना काम कर रही थी, साथ ही पुलिस उस दौर की, उस टाइम की सीसीटीवी फुटेज को एक बार फिर से खंगालने की कोशिश करती है। तब पता चलता है कि एक व्यक्ति है और साथ में उसकी एक महिला होती है। वो शरीर के अलग अलग हिस्सों को कुछ बड़े से बैग में लेके आता है और फेंक कर जब खाली हाथ वापस चला जाता है। ऐसे ही कदकाठी के लोगों की तलाश पुलिस करती है, लेकिन ये फुटेज वायरल नहीं करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि आखिर असली मुलजिम तक पुलिस को पहुंचना जो होता है। अंजन दास के बारे में जब पता चलता है कि वो गायब है, तभी अंजन दास कहाँ रहता था, वही पांडव नगर के जिस इलाके में रहता था, जिस घर में रहता था, जिस फ्लैट में रहता था, उस फ्लैट में पुलिस पहुंचती है। और ये भी इत्तेफाक की बात थी, आज बेटी और बहू वो भी घर नहीं थी, घर थे तो माँ और बेटे दोनों। पुलिस वाले घर जाते हैं और घर जाने के बाद ये पता करने की कोशिश करते हैं कि अंजन दास कहाँ गए हैं, क्या बात है। तो उनके बारे में बताया जाता है कि अंजन दास तो यहाँ पर है ही नहीं, करीब 5 या 6 महीने से वो उनका कुछ अता पता ही नहीं है। जैसे ही पुलिस वाले बात सुनते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि यदि वो गायब थे, यदि वो उनका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था, तो तुमने कोई गुमशुदगी की एफआईआर वगैरह तो कराई होगी। यानी कि पुलिस के सवालों के वो सही से जवाब नहीं दे पा रहे थे, और जवाब ना देने की वजह से ही वो जो हत्याकांड उन्होंने जिस घटनाक्रम को अंजाम दिया था, उस घटनाक्रम के बारे में बताना शुरू कर देते हैं कि वो चोरी करता था घर के अंदर, बेटी पर, पुत्र वधू पर गंदी हरकत करता था, गलत नजर रखता था, इसलिए उस व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया और उसके शरीर के अलग अलग 10 हिस्से कर दिए जाते हैं। पुलिस को 10 में से 6 हिस्से तो मिल जाते हैं, लेकिन 4 नहीं मिलते। सर मिलता जरूर है, लेकिन उसको इतनी बुरी तरह से उसको बिगाड़ दिया गया था जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा था, नामुमकिन सा था। अब पुलिस ने उस महिला जिसका नाम पूनम होता है, उसका बेटे दीपक को हिरासत में लेकर अब पूछताछ करती है। तो पूछताछ करने के बाद एक ऐसी बात भी खुलकर सामने आती है जिसको सुनने के बाद शायद पुलिस वालों को हैरानी हो रही थी। पुलिस वाले से वो बताती है कि जब वो 13 साल की थी तो उसकी शादी झारखंड में, ये झारखंड की तो रहने वाली थी, लेकिन शादी हो जाती है उसके बिहार के आरा में। वहां शादी होने के बाद उस महिला के जो पति होता है सुखदेव तिवारी उसके साथ रहता है कुछ टाइम। उसको एक बेटी पैदा हो जाती है। सुखदेव तिवारी कहता है कि मैं दिल्ली कुछ कमाने के लिए जा रहा हूं, और वो कमाने के हिसाब से जब दिल्ली आता है, धीरे धीरे करके वक्त गुजरने लगता है, लेकिन वो कभी सुखदेव तिवारी वापस लौट कर नहीं आता। वो अपनी बेटी को गोद में उठाकर सीधा उस बिहार के आरा से कोशिश करते हैं कि अपने पति को दिल्ली में कहीं तलाश करेगी, ढूंढेगी। तब वो दिल्ली आती है और अपने पति को इधर उधर, और ऐसी कौन सी जगह थी जहां उसने ढूंढने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब थक हार कर बैठ जाती है, तब त्रिलोकपुरी में आने के बाद कल्लू नामक एक व्यक्ति से उसकी नजदीकियां बढ़ जाती हैं, दोस्ती हो जाती है, उसके करीब आ जाती है। जब उसके करीब आ गई थी तब वो दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं, और उससे यानी कि कल्लू उसको भी अपनाता है, उसकी बेटी को भी अपनाता है, और कल्लू से फिर उसको 2 बेटियां पैदा होती हैं और एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम दीपक रखता है। जब एक बेटी 4 साल की होती है, छत पर आराम से खेल रही थी, छत पर खेलते खेलते उसका पैर फिसलता है और वो गिरकर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन ठीक ऐसे जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे, वैसे वैसे कल्लू की आदतें भी खराब होती चली जा रही थी, और कल्लू को आदत थी नशा करने की, शराब पीकर घर में झगड़ा करने की। और एक दिन ऐसा भी आता है, ये अपनी बातें, ये अपनी परेशानी उसी फ्लैट में रहने वाले एक लिफ्ट में काम करने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है अंजन दास, उसी से ये महिला पूनम अपने दिल की बातें करती थी। और सन 2011 में धीरे धीरे करके उस व्यक्ति के इतना करीब आती है कि पति भी जिंदा होता है और अंजन दास के साथ भी कहीं ना कहीं वो रिलेशन में रहने लगती है। सन 2016 आता है, ज्यादा शराब पीने की वजह से कल्लू की मौत हो जाती है, कल्लू मर चुका था, और अंजन दास के साथ ये रहने लगती है। जब बच्चे बड़े हो रहे थे, बेटी की शादी करती है, लेकिन बेटी की शादी करने के बाद उसके पति की मौत हो जाती है। मजबूरी में बेटी फिर उसी घर में आकर रहने लगती है, और सन 2018 में वो अपने बेटे की भी शादी कर देती है। लेकिन सन 2018 में जैसे शादी करती है, बेटा साथ में ही रहता है, लेकिन उसके पति जिसका नाम अंजन दास होता है, अंजन दास अपने ही बेटी पर, अपने ही बेटे की बहू पर जब गंदी हरकत रखता था, गंदी नजर रखता था, उनके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था, तभी मां को पता चलता है, और मां एक ऐसी प्लानिंग करती है कि इस व्यक्ति को मौत के घाट उतारने की प्लानिंग कर लेते हैं और उसके टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। ये मई का महीना होता है, और 2-4 दिन में यानी कि 5 जून तक ये सारे के सारे शव के टुकड़े मिल जाते हैं, जिसमें क्या 3-4 टुकड़े ऐसे बाकी थे जिनको मिलना बाकी था। एक तरफ दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड की घटना हुई थी, एक तरफ दिल्ली में ये अंजन दास हत्याकांड हुई थी, और कुछ ही दिन पहले जब 11 नवंबर को श्रद्धा हत्याकांड के बारे में
अखबारों में लगातार, टेलीविजन पर, सोशल मीडिया में आ रहा था, तभी इस घर के अंदर भी थोड़ी सुगबुगाहट शुरू होती है। माँ और बेटे को लगता है कि ऐसा ना हो कि पुलिस हमारे पास तक पहुंच जाए। तभी माँ और बेटे तमाम तरह की प्लानिंग करते हैं, कोशिश करते हैं कि पुलिस यहां आए जरूर लेकिन हमें पकड़ ना पाए। लेकिन कहते हैं कि क्राइम को कितने ही शातिर तरीके से क्यों ना कर लिया जाए, क्राइम करने वाला कभी बचता नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे क्या इस वाले मामले में हुआ है। लेकिन इससे भी बढ़िया और दिलचस्प बात यह है कि एसीपी उमेश, इंस्पेक्टर राकेश शर्मा और सब इंस्पेक्टर अमित ग्रेवाल ने जिस ईमानदारी से, जिस पूरी होशियारी से इस केस का खुलासा किया है, इनको वाकई सैल्यूट बनता है। क्योंकि अगर ये कोशिश नहीं करते, अंजन दास के गुम होने के पता नहीं करते, तो शायद ये व्यक्ति जिसकी हत्या हुई है, जिसको मारा गया था, इस घटना के बारे में कभी भी किसी को पता ही नहीं चल पाता। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन है, जिसमें ईबू बाबू हैं केरल से, दीपक कुमार हैं अंबिकापुर से, आर्य कुवैत से हैं, मोहम्मद आसिफ उत्तराखंड से हैं। इन सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।